हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नेट चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट की हूँ बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट, इसका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हमने बनाना सीख लिया, किस तरीके से अपने डिजायरेबल जीन को जोड़कर वेक्टर के साथ हम भेज सकते हैं अपने होस्ट में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन किए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हुआ है, वो हो गया चाहे हमारे हेल्थ सेक्टर में, चाहे हमारे फूड प्रोडक्शन में। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, essentially deal with the industrial scale production of the biopharmaceuticals and the biologically using the genetically modified microbes, fungi, plants and animal। ठीक है, जैसे कि आपने बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रीवियस चैप्टर थे प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में, उसमें पढ़ा कि किस तरीके से आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लार्ज स्केल में अपने डिजायरेबल जीन, अपने डिजायरेबल प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम दवाइयाँ भी बना सकते हैं। हम बायोलॉजिकली यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स को, फंजाई को, प्लांट एनिमल को, उनको क्या कर सकते हैं, उनके जीन में छेड़खानी करके अपने डिजायरेबल जीन को भेज के अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडेड, देखिए कहाँ कहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अपने डिजायरेबल जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इंक्लूडेड द थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, बायोरिमिडेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, थेरेपेटिक्स का मतलब दवाइयों में, डायग्नोसिस्ट का मतलब किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम किस लिए बनाते हैं, ताकि उसकी यील्ड ज़्यादा हो, वो क्या हो, डिसीज या पेस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर। प्रोसेस फूड, जो भी हम खाना प्रोसेस्ड के फॉर्म में देखते हैं वो किससे ले रहे हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। बायोरिमिडेशन का मतलब क्या होता है कि हम माइक्रोब्स की मदद से जो ऑयल है ना उसको स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, उसको तोड़ रहे हैं। जो वेस्ट है, ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने एसटीपी पढ़ा था, ठीक है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया और बायोटेक्नोलॉजी, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है जहाँ पे हमें रिसर्च करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं उन एरिया में। ठीक है, जिससे हमारा और भी जो डिजायरेबल चीज़ें हैं वो हमें और ऑब्टेन हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। बोला गया है कि आप जो भी कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, चाहे वो माइक्रोब्स हो सकता है या फिर प्योर एंजाइम हो सकता है। ठीक है, क्रिएटिंग ए ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्टिमम कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप जेनेटिकली इंजीनियरिंग की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि आपने वेक्टर कैसा लिया है ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आप कौन सा डिजायरेबल जीन इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से आपको और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करना, आपको अपने हिसाब से होस्ट भी चूज़ करना होगा जिसमें मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं। तो ये सारी चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता था, जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता तो हम उसको क्या करते थे, सेपरेट करते थे एंड देन इसको प्यूरिफाई करते थे। तो हमारे पास ये भी है कि हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस में क्या कर सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज की मदद से जो भी हमारा प्रोटीन है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, लार्ज स्केल पे हम उसे और अच्छे से प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड द हेल्थ। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे किस तरीके से इंसानों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जैसे फूड प्रोडक्शन किया है, ठीक है, या हेल्थ सेक्टर में काम किया है। तो यहाँ पे हम वही पढ़ने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे एप्लीकेशन होगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, लेट अस टेक एन 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट टू इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हमें क्या करना, अनाज को बढ़ाना है, हमें फूड प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। या तो हम ऐसा एग्रीकल्चर करें जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, पेस्टिसाइड हो गया, वीडिसाइड्स हो गया। हम केमिकल्स से मदद से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फूड से प्रोडक्शन कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं। या क्रॉप को हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम किसी खेत में किसी क्रॉप को उगा रहे हैं तो हम वहाँ पे सिर्फ केमिकल्स दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बायो फर्टिलाइजर देंगे। जैसे बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। वो कौन हो सकते हैं बायो फर्टिलाइजर, या तो बैक्टीरिया हो सकता है, या ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, इवन फंजाई भी हो सकता है एज ए बायो फर्टिलाइजर, जो क्या करता है, फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, सॉइल की नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में हेल्प करता है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप
बेस्ड एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी क्रॉप में हम क्या करें, अपने डिजायरेबल जीन को डाल दें, जिसकी वजह से उसका जो जीन है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मीन्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया क्रॉप बनाए जिससे हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिले। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी यील्डिंग भी ज़्यादा हो और मेरा जो प्लांट है वो कैसा होना चाहिए, पेस्ट या फिर डिसीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, तो मैं ऐसा जीन लाऊंगी जो क्या करेगा, उसको उस तरीके से बना देगा कि उसको कोई भी पेस्ट खराब नहीं कर सकता, कोई बीमारी नहीं लग सकती और उसकी यील्डिंग भी क्या होगी, ऑटोमेटिक हाई होगी। तो मैं क्या करूँगी, जीन में चेंजेस करूँगी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मैं ऐसे डिजायरेबल जीन लाऊंगी जिसके अंदर क्या होगा, डिजीज या पेस्ट रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, मैं उसको लाऊंगी वेक्टर के साथ। अगर मैं प्लांट में करूँ तो वेक्टर क्या हो गया, एग्रोबैक्टीरियम डिफिशियन हो गया, टीआई प्लाज्मिड जो उसका था, डिसार्म करके मैं उस बोल सकती हूँ उस प्लाज्मिड को डालूंगी। और इसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, इस प्लांट के अंदर डालने के बाद फिर मैं आगे इस टिश्यू कल्चर के फॉर्म में मैं छोटे छोटे ढेर सारे प्लांटलेट बना लूंगी, अंदर उसका ग्रो कराऊंगी। तो इससे क्या होगा, जो मेरा नया प्लांटलेट आया, नया जो प्लांट बना है, अब ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग टिश्यू कल्चर भी यहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये हरित क्रांति क्यों आई, जब बोल सकते हैं ना कि खाने की बोल सकते हैं कि अकाल पड़ गया, ठीक है, खाना सबको मिल नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर भी सबका पेट नहीं भरा, मिस पॉपुलेशन की जो साइज है वो बहुत बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है इंडिया में वो कौन है, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड में तो वो होंगे हमारे नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड इन द ट्रिपलिंग द, यहाँ पे ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन या फूड सप्लाई, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम अपने फूड प्रोडक्शन को, फूड सप्लाई को क्या क्या 3 गुना बढ़ा दिए, बट येट इट इज़ नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके बावजूद भी हमारा पॉपुलेशन इतनी रफ्तार से बढ़ रहा था कि ये सबको बोल सकते हैं फीड नहीं कर पा रहे हैं सब, मतलब कि हमारा जो अभी भी फूड प्रोडक्शन क्या है, बहुत ही कम है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सबको खाना चाहिए, लेकिन खाने का भी प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है। Increase the yield have the partly due to the use of improved crop variety, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical fertilizer and pesticide, ठीक है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम क्या हुआ, हमने यील्ड बढ़ा दी, हमने जो क्रॉप प्रोडक्शन की यील्ड क्या है बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई, हमने क्या किया, अच्छे क्वालिटी बोल सकते हैं अच्छे वैरायटी का क्रॉप लेके आए, ठीक है। और हमने क्या किया, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की मदद से हमने और भी क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पर एग्रोकेमिकल, मीन्स हम जो भी फूड प्रोडक्शन किए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम, हम केमिकल फर्टिलाइजर की मदद से अपने फूड प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ाए, ठीक है। हाउएवर फॉर द फार्मर इन डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल often too expensive and further increase in yield with existing variety and not possible using the conventional breeding, बोला गया है। ये तो हमारे इंडिया में है, लेकिन जो ऐसी कंट्री तो गरीब है, डेवलप कर रही है धीरे धीरे, वहाँ की जो वहाँ के लिए जो एग्रो केमिकल है, जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वहाँ के जो फार्मर है डेवलपिंग कंट्री के, वो उसको एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो पुराना मेथड था हमारा क्रॉप ब्रीडिंग का, उससे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, किसी बोल सकते हैं किसी पॉलन ग्रेन को लेके आया जहाँ पे प्लांट के पास क्या है, हाई यील्ड है, ठीक है। मैंने फीमेल के ऊपर क्या छिड़क दिया, जरूरी नहीं है कि वो सारे अच्छे वाले गुण ही आए, ठीक है, हो सके उसके जो बेकार वाले अनडिजायरेबल जो वहाँ पे कैरेक्टर थे वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड था कि मैं अपने मन चाह पॉलन को उठा के डस्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है 100% कि मेरे डिजायरेबल ही कैरेक्टर शो हों, अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी आ सकते हैं। तो ये क्या था, कन्वेंशनल मेथड था। लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए केमिकल्स फर्टिलाइजर खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत महंगे मिलते थे। आगे देखते हैं, अब हम लोग टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो टिश्यू कल्चर से पहले पढ़ने के पहले मैं यहाँ पे उसको समझा देती हूँ कि टिश्यू कल्चर होता क्या है। नाम से लग रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांट को बनाएंगे कहाँ, किसी टिश्यू से, ऑफकोर्स टिश्यू से बनाएंगे। देखिए टिश्यू कल्चर में क्या होता है, कोई भी प्लांट का पार्ट, कोई भी प्लांट का पार्ट, चाहे स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, कोई भी, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो एनी पार्ट में हो सकता है, वो लीफ हो गया, ठीक है, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये क्या है, सब परमानेंट टिश्यू है, दिस आर परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसमें मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इनको खाना पानी दे रही हूँ, मैं सुक्रोज ऐड कर रही हूँ, ठीक है, विटामिन ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होगा, अमीनो एसिड्स यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है,
एक्सेट्रा मैं कर देती हूँ। इसके अलावा मैंने क्या यहाँ पे ऐड किया है, ऑक्सिन फाइटोहार्मोन इक्वल टू साइटोकाइनिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइटोकाइनिन कर दिया, बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने इस लीफ को, बोल सकती हूँ ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब, इस लीफ को मैंने क्या किया है, इतनी सारी चीज़ें डालकर इसको ग्रो कराया। देन देखिए ये क्या होगा आगे, आगे यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे कुछ कैलस बनेगा। ये देखिए कुछ कैलस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वो लीफ है, मान लीजिए लीफ की पत्ती है, यहाँ पे मैंने ग्रो कराया सब कुछ डाल के, ये कैलस बन रहा है। कैलस क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड। मैं यहाँ पे क्या करा रही हूँ, यहाँ पे मैं ये देखिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को इक्वल अमाउंट में डाल के मैं जो परमानेंट टिश्यू, ये जो परमानेंट टिश्यू थे इनको मैं अब आगे सोच रही हूँ कि आगे डिवाइडिंग टिश्यू बन जाए, किसी भी तरीके से मैं इनसे नया प्लांट ऑब्टेन कर सकूँ टिश्यू कल्चर की मदद से। तो मैंने क्या किया है कि मैंने किसी भी प्लांट का लीफ, स्टेम, रूट, कुछ भी पार्ट उठाया है जो कि परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, वो ऐसे तो नॉर्मल कंडीशन में बहुत कम चांसेस है कि ये डिवाइड कर सके। ठीक है, ये तभी करेंगे जब इनमें डी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो मैंने क्या किया, इसको उठाया, सुक्रोज, विटामिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, अमीनो एसिड, ये सब कुछ मिक्स करके टेस्ट ट्यूब में डाला और साथ में ऑक्सिन इक्वल टू साइटोकाइनिन नाम का फाइटोहार्मोन डाला बराबर मात्रा में। तो क्या बना हमारा, कैलस बना। ठीक है, कैलस क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है। ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको आगे क्या करना चाहती हूँ, इससे डी डिफ्रेंशिएशन कराना चाहती हूँ। डी डिफ्रेंशिएशन या बोल सकती हूँ डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मैं कराना चाहती हूँ। डी डिफ्रेंशिएशन तो मैं परमानेंट टिश्यू का कराना चाहती हूँ, यहाँ पे इसका मैं क्या कराना चाहती हूँ, डी डिफ्रेंशिएशन। इसीलिए मैंने ये सब कुछ डाला है इस प्लांट में। ठीक है, ताकि जो इसका आगे का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कैलस बन रहा है, वो आगे क्या कर सके, डिवाइड कर सके। मैं इसको डिवाइडिंग बनाना चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में, अब ठीक है मैंने टेस्ट ट्यूब में क्या किया, यहाँ पे ऑक्सिन ज़्यादा कर दिया साइटोकाइनिन से। ठीक है, मैंने ऑक्सिन ज़्यादा कर दिया साइटोकाइनिन से। तो जो मेरा कैलस है ना, ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इसके क्या बनेंगे, रूट बनेंगे। ठीक है, ऑक्सिन से क्या होता है, रूट वाला हार्मोन होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, साइटोकाइनिन ज़्यादा कर दिया। ठीक है, किससे, ऑक्सिन से। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए इसी टेस्ट ट्यूब में, अब ये जो मेरा कैलस है ना, अब ये क्या करेगा, पहले तो ये रूट बना ही रहा था, अब क्या करेगा, अब शूट भी बनाना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, एक छोटा सा प्लांटलेट बन गया, प्लांटलेट। इस प्लांटलेट को मैं क्या कर सकती हूँ, ज़मीन में ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ज़मीन में ग्रो कर सकती हूँ। लेकिन याद रखिएगा ये क्या है, एक टाइप का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। दिस इज अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सोमैटिक सेल, यहाँ पे मैं जो सोमैटिक सेल है, जो हमारे लीफ हैं, ठीक है, जो हमारे स्टेम है, जो हमारे रूट्स, ये क्या है, ये बोल सकते हैं सोमैटिक सेल है। ये जब सोमैटिक सेल है तो इससे जो भी बन रहा है प्रोडक्ट, जो भी यहाँ पे बच्चा बन रहा है, जो भी यहाँ पे प्लांटेड बन रहा है, वो क्या है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरह है। एकदम सेम टिक्टो मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, अगर जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम दिखता अपने पेरेंट्स से, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो ये कैसा क्लोन हो गया, हमारा सोमा क्लोन हो गया। ठीक है, सोमा का मतलब सोमैटिक सेल से बना हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्यों हम कर रहे हैं, ताकि हम जो हमारा पहले प्लांट था, कोई हेल्दी प्लांट था, मैं उसकी तरह और भी ढेर सारे प्लांट, जो भी मैंने ये जो हमारा एक्स प्लांट का जो पार्ट ली हूँ, मैं ऐसा प्लांट ली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी, मैं चाहती हूँ इसके जैसे मैं और हज़ारों प्लांट बना सकूँ। ठीक है, और ये सब चीज़ कहाँ हो रही है, लैब में हो रही है। इसी को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। मैंने क्या किया, एक हेल्दी प्लांट है, मान लीजिए बहुत बड़ा प्लांट है, किसका, आम का है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है, अच्छी जगह ग्रो कर रहा है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है उसको। तो मैं चाहती हूँ यही सेम प्लांट को मैं क्या करूँ, ढेर सारे लार्ज स्केल पे इसको ग्रो कराऊँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने पत्ती उठा ली या स्टेम, कुछ भी, मैंने उसका कोई एक ऐसा पार्ट उठाया जो कि सोमैटिक सेल है। ठीक है, मैंने उसको उठाया, उसकी चटनी बना ली। सपोज करिए मैंने टेस्ट ट्यूब में रखना है तो मैं उसकी चटनी बना लेती हूँ उसको। ठीक, उसमें मैं डालती हूँ सुक्रोज, विटामिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये सब अमीनो एसिड वगैरह सब कुछ डालती हूँ। साथ में मैं फाइटो हार्मोन डालती हूँ, जो कौन है, वो हमारा ऑक्सिन इक्वल टू साइटोकाइनिन है। ठीक है, ये दोनों फाइटो हार्मोन, जो ऑक्सिन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है रूट्स के लिए, जो हमारा साइटोकाइनिन होता है इससे क्या बनता है, हमारा शूट सिस्टम बनता है। ये तो सबको पता होगा। जब मैं ये सब कुछ करती हूँ तो जो मेरा परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू कौन है, मेरा परमानेंट टिश्यू जो लीफ है, जो स्टेम है, रूट है, कहीं ना कहीं ये आगे चल के परमानेंट होने वाले हैं। ठीक है, मैं मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट नहीं ली हूँ, ये भी याद रखेगा। कोई ये मत सोचना कि मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट में रूट का उठा ली या शूट का उठा ली, ऐसा नहीं है। मैं परमानेंट वाला टिश्यू उठाई हूँ। ठीक है,
तो मैं यहाँ देखती हूँ कि जब मैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को बराबर रखती हूँ तो क्या बनता है, कैलस बनता है। कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, ठीक है। मैं इसको अभी अनडिफरेंशिएटेड, अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, इसको जो बनना है अभी वो बन नहीं पाया है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको चाहती हूँ डिवाइड करें। अब मैं इसमें क्या डालती हूँ, ऑक्सिन ज़्यादा डालती हूँ एज कम्पेयर टू साइटोकाइनिन, ठीक है। जब मैं ऑक्सिन डालूंगी तो ये जो मेरा कैलस है ना, अब इसमें से क्या निकलेगा, छोटे छोटे रूट्स निकलना स्टार्ट होंगे। फिर मैंने देखा कि रूट्स बन गए, तो अब मैं क्या करूँगी, साइटोकाइनिन को ज़्यादा डालूंगी एज कम्पेयर टू ऑक्सिन। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा कैलस है, रूट तो निकले थे, अब मैं शूट भी बना दी, तो यहाँ से एक छोटा सा प्लांटेड बन गया, एज सेम जैसा कि मैंने मैंगो प्लांट का देखा था, सेम वैसा टिक्टो बन गया। क्यों बना, क्योंकि एक टाइप का ये क्या है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, ठीक है। सोमैटिक सेल से बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये सोमैटिक सेल से बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन बोलते हैं। इस टाइप के क्लोन का मतलब क्या होता है, जो अपने माता पिता से मॉर्फोलॉजिकली भी दिखे, बाहर से भी देख के बोल सकते हैं और जेनेटिकली भी देख सकते हैं, तो क्या हो गया, उसे क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन बोलेंगे, ठीक है। और मैं इसको कहाँ कर रही हूँ, लैब में कर रही हूँ, इस प्लांटलेट को लैब में बना रही हूँ, तो इसको मैं बोल सकती हूँ माइक्रो प्रोपगेशन है। ये क्या है, माइक्रो प्रोपागेशन, ठीक है। प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि मैं छोटे छोटे प्लांटलेट एक बार में हजारों बना सकती हूँ लैब में, ठीक है। तो क्या हो गया, ये माइक्रो प्रोपागेशन हो गया, ठीक। तो चलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। As traditional breeding technique fail to keep the pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for the crop improvement, another technology is called the tissue culture got developed। बोला गया है कि जो पुरानी टेक्निक थी, पुरानी कन्वेंशन जो टेक्निक थी, मेथड था, किस तरीके से हम क्या कर सके, फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा सके, वो फेल हो गया, ठीक है। लेकिन डिमांड तो अभी भी है, लोगों को अभी भी भूख लगी है, ठीक है, उनको अभी भी खाना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या, एक नई टेक्नोलॉजी लाई जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू का शब्द ही क्या है कि किसी टिश्यू से उठाया गया है और इसकी पूरी प्लांट बॉडी बनाई गई है, ठीक है। वॉट डज टिश्यू कल्चर मीन, टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, इट वॉज लर्न बाई द साइंटिस्ट, ठीक है। अब साइंटिस्ट कब काम किए हैं, ड्यूरिंग 1950s, दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम द एक्स प्लांट, that is any part of the plant taken out and grown in test tube under the sterile condition in a special nutrient medium, ठीक है। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे टिश्यू कल्चर का मतलब ये होता है कि हम किसी पूरे पौधे को, पूरे होल प्लांट को बना सकती हूँ, दोबारा से रीजनरेट कर सकती हूँ, जैसे उसका एक्स प्लांट था। जैसे एक पुराना मेरे पास एक पौधा है, मैं चाहती हूँ उसी के जैसे मैं बहुत ढेर सारे प्लांट एकदम टिक्टो कॉपी बना सकती हूँ, तो किसकी मदद से, टिश्यू कल्चर की मदद से। तो जो एक्स प्लांट है उसका कोई भी पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, उसका हम बोल सकते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है, उसी को लेना है, चाहे आप स्टेम ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, कुछ भी कोई भी पार्ट ले सकते हैं। आप उसको क्या करिए, टेस्ट ट्यूब में ग्रोन कराइए स्टेराइल कंडीशन में। स्टेराइल कंडीशन का मतलब कोई और दूसरा माइक्रोब्स या कोई कुछ और वहाँ पे ग्रो ना करे, ठीक है। उसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम दीजिए। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, ठीक है। जो कैपेसिटी होती है कि हम पूरे प्लांट को बना रहे, कहाँ से, एक्स प्लांट से बना रहे, पुराने पौधे से बना रहे, उसके किसी एक सेल से बना रहे, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। टोटी का मतलब टोटल, पोटेंसी का मतलब कि पूरी तरीके से क्या बन रहा है, टोटली एक क्या बन रहा है, नया प्लांट बन रहा है, ठीक है। एक्स प्लांट का कोई भी पार्ट है उसके, ठीक है, मैं उसे क्या कर रही हूँ, एक पूरा नया प्लांट बना रही हूँ उसी के जैसे, तो इसे क्या बोलेंगे, टोटिपोटेंसी बोलेंगे। यू विल लर्न हाउ टू एक्यूपनाइज इन हायर क्लासेस, आप इसके बारे में आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे किस तरीके से ये होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट बी प्रोवाइडेड अ कार्बन सोर्स such as sucrose and also inorganic salt, vitamins, amino acid, growth रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एक्सेट्रा, ठीक है। आप यहाँ पे भी फोकस करिए कि जो आपने टेस्ट ट्यूब में अपने एक्स प्लांट का कोई भी पार्ट की चटनी बना के डाल दी है, तो अभी आपको क्या डालना है, आपको जो न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो स्पेशली कार्बन सोर्स का होना चाहिए, जिसमें आप सुक्रोज डालिए, ठीक है, साथ में इनऑर्गेनिक सॉल्ट डालिए, वाइटामिन डालिए, अमीनो एसिड्स डालिए, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जरूर होना चाहिए, प्लांट हार्मोन जरूर होना चाहिए, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। अगर आपको कैलस बनाना है तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इक्वल मात्रा में होगी। अगर आप कैलस के रूट बनाना चाहते हैं तो ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू साइटोकाइनिन। अगर आप शूट सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आपको साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सिन, ठीक है। आगे देखते हैं। By application of these method, it is possible to achieve a propagation of a large number of plant in a very short time, ठीक है।
इसकी मदद से, ठीक है, आप जो ये टिश्यू कल्चर कर रहे हैं इसकी मदद से आप कम समय में, बहुत ही कम समय में आप हज़ारों प्लांट लैब में बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमें ये बता रहा है कि इस एप्लीकेशन से, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ढेर सारे प्लांट, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बहुत ही थोड़े समय बना सकते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपागेशन बोलेंगे, ठीक है। दिस मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपागेशन। ये जो मेथड है जिससे हम हज़ारों प्लांट बना पा रहे हैं अपने लैब में, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन कह रहे हैं। और किसकी मदद से हो रहा है, टिश्यू कल्चर की मदद से हो रहा है। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे आर ग्रोन, दैट इज दे आर सोमा क्लोन, ठीक है। सोमा क्लोन का मतलब क्या है, पहली बात तो सोमैटिक सेल से बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई जर्मिनल सेल नहीं हुआ। देखिए, सोमैटिक सेल का मतलब होते हैं ऐसे सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं करते जनरली, ठीक है, और जो हमारे जर्मिनल सेल होते हैं जो गोनैड्स में, जो गैमेट बनाने में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोमा क्लोन की, तो यहाँ पे जो भी हमारा प्लांटलेट, जो भी हमारा प्लांट बना है माइक्रो प्रोपगेशन के टाइम, या बोल सकते हैं टिश्यू कल्चर से, वो प्लांट एकदम देखने में टिकटो कैसा लग रहा है, अपने यहाँ पे एक्स प्लांट के जैसा, ठीक है, उसके जैसा लग रहा है। आप वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली भी देख के बता सकते हैं, जेनेटिकली भी देख के बता सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन बोलेंगे। Many important food like the tomato, banana and apple etc. have been produced on commercial scale using these method, ठीक है। बोला गया है कि इस मेथड से हम बहुत सारे प्लांट्स बना चुके हैं। जैसे आप ट्रिक याद कर सकते हैं, बैट, बी फॉर बनाना, ए फॉर एप्पल, टी फॉर टमाटो, ठीक है। बनाना, एप्पल, टमाटो को इस मेथड से क्या किया गया है, कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया गया है। Try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understanding and appreciate the process, ठीक है। आप कोशिश करिए, अगर आपके आसपास कहीं अच्छी इंस्टीट्यूट है, अच्छा लेबोरेटरी है, तो आप टिश्यू कल्चर को वहाँ पे स्टडी करने जा सकते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को देख सकते हैं। अब देखते हैं टिश्यू कल्चर का दूसरा और जगह, यहाँ पे टिश्यू कल्चर से हम और क्या नई चीज़ ला सकते हैं। देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड, द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिसीज प्लांट, ठीक है। हम टिश्यू कल्चर की मदद से क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा प्लांट है जिसमें वायरस लग चुका है, वो प्लांट अब मरने वाला है जल्दी से ही, किसी भी समय, लेकिन प्लांट बहुत अच्छा था, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं चाहती थी मैं यही प्लांट को फिर से क्या कर सकूं, फिर से एक नया प्लांट इसी के जैसा बना सकूं। तो ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल है। टिश्यू कल्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिसीज्ड प्लांट है, जिसमें बीमारी लग चुकी है, जो हमारा डिसीज्ड प्लांट है, ठीक है, जो हमारा डिसीज प्लांट है, ये मान लीजिए हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हर जगह डिसीज लग चुकी है। सपोज करिए मैं इसका एक ब्रांच उठाती हूँ, ठीक है, एक तो होगा यहाँ पे एपिकल, ठीक, यहाँ पे पत्तियाँ होंगी, यहाँ पे भी पत्तियाँ होंगी, तो यहाँ पे कुछ लैटरल बर्ड होंगे, इस तरीके से लैटरल बर्ड होंगे, ये एपिकल बर्ड होगा। तो पूरे प्लांट पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे वायरस से इन्फेक्शन हो गया है, पूरे प्लांट में हम बोल सकते हैं वायरस से इन्फेक्शन हो गया है। तो मैं बोल सकती हूँ सिर्फ दो ही जगह ऐसी है जहाँ पे वायरस ने इन्फेक्शन नहीं कर पाया। कौन, एक तो हो गया एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होगा लैटरल, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सिलरी मेरिस्टम, ठीक है। जो एक्सिलरी मेरिस्टम है, लैटरल मेरिस्टम है, आगे चल के स्टेम बन सकता है, लीफ बन सकता है, इससे फ्लावर भी बन सकते हैं, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड या मेरिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड में लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ एक ऐसी दो जगह है, एपिकल मेरिस्टम हो गया, दूसरा हो गया एक्सिलरी यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों जगह पे जो भी वायरस है ये इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेल है कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते, इसी वजह से यहाँ पे वायरस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, अपनी प्रोजेनी नहीं बना पाएगा, इस वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ यही सेम प्लांट को मैं फिर से बना सकूँ, तो मैं टिश्यू कल्चर की मदद से क्या करूँगी, जो एपिकल वाला पार्ट है, जो यहाँ पे बोल सकते हो लैटरल या एक्सिलरी वाला बर्ड है, ठीक है, मैं उसको कट करके निकालूंगी एंड देन उसको क्या करूँगी, टिश्यू कल्चर में, मतलब कि मैं उसको लैब में विट्रो ग्रो कराऊंगी, और ये जो पार्ट होगा ना ये फ्री फ्रॉम वायरस होगा, यहाँ पे कोई भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, और मैं इसे ग्रोन कराऊंगी और इससे एक नया सा प्लांट बना लूंगी, ठीक है। जैसे मैंने कैलस बनाया है वैसे ये सारा प्रोसीजर करके मैं इन्हीं पार्ट से, एपिकल वाले पार्ट से और एक्सिलरी बर्ड वाले पार्ट से, जहाँ पे वायरस का कोई इन्फेक्शन नहीं है, इन वाले पार्ट से मैं क्या करूँगी, एक नया सा प्लांटलेट अपने लेबोरेटरी में बना लूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर मुझे रिकवरी करनी है किसी डिसीज प्लांट से एक हेल्दी प्लांट, तो मैं कैसे करूंगी। देखिए, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस, द मेरिस्टम, एपिकल एंड एक्सिलरी इज फ्री फ्रॉम द वायरस। अगर कोई ऐसा पौधा है जिसमें बीमारी लग चुकी है वायरस के द्वारा, पूरे पार्ट में वायरस 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 घूम रहा, बट दो पार्ट यहाँ पे जो मेरिस्टम के दो पार्ट हैं वो उनमें वायरस नहीं लगा। पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टम होगा, दूसरा एक्सिलरी मेरिस्टम होगा। यहाँ पे क्या होगा, वायरस अपना इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेल्स है कि बहुत तेज रफ्तार में क्या करती हैं, डिवाइड करती रहती है,
इसलिए यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाया वायरस के थ्रू, ठीक है। Hence, one can remove the meristem and grow it in the vitro to obtain the virus free plant, ठीक है। आप अगर मेरिस्टम को निकाल के फिर इसको विट्रो में, मतलब विट्रो का मतलब क्या है, टेस्ट ट्यूब में अगर आप ग्रो कराएंगे तो आपको वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा, मतलब टिश्यू कल्चर का सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। साइंटिस्ट हैव सक्सीड इन कल्चरिंग द मेरिस्टम बनाना, शुगर कैन एंड पोटैटो, ठीक है। साइंटिस्ट ने ऐसे करके 3 प्लांट के इस तरीके से उनके मेरिस्टम को निकाले हैं, जहाँ पे पहले से बीमारी लग चुकी थी वायरस के, उसके मेरिस्टम को निकाल के उसके नए प्लांट्स बना लिए हैं लैब में, ठीक है। तो आप इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं एक पार्टी जिसका नाम है BSP, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो यहाँ से B फॉर बनाना हो गया, S फॉर शुगर कैन हो गया, P फॉर पोटैटो, ओनली फॉर शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने इसको बोला है और किसी माइंडसेट से नहीं बोला है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दूसरा टॉपिक। Scientists have been isolated the single cell from the plant and after digesting their cell wall and have able to isolate the naked protoplast सराउंडिंग बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोला गया है कि सोमैटिक हाइब्रिड क्या होता है, पहले जानिए। मेरा मन है, मैं चाहती हूँ कि 2 ऐसे प्लांट्स को लाऊं, उनको मिलाऊं एंड एक नया प्लांट बनाऊं और दोनों प्रोडक्ट ऑपरेट करूं। साइंटिस्ट ने ऐसा किया भी था बट अनसक्सेसफुली बोल सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक पोटैटो का यहाँ पे सेल लिया उन्होंने, पोटैटो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, पोटैटो का सेल लिया। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, टोमेटो का सेल लिया, ठीक है, टोमेटो का सेल लिया इस तरीके से। अब हम जानते हैं प्लांट का सेल है तो इनके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा, बड़ा बड़ा बनाती हूँ मैं, सेल वॉल होगा, ठीक है। अंदर यहाँ पे जो भी है सब मटेरियल पड़ा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इनके पहले सेल वॉल को क्या कराया, डाइजेस्ट कराया। सेल वॉल को क्या कराया, सेलुलेज नाम के एंजाइम से क्या कराया, डाइजेस्ट कराया, डाइजेस्ट सेल वॉल, डाइजेस्ट सेल वॉल, ठीक है। इससे क्या हुआ, डाइजेशन के बाद क्या बनना। अब देखिए डाइजेशन के बाद हम जानते हैं कि किसी भी सेल से अगर सेल वॉल हट गया तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सेल माइनस सेल वॉल इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। किसी भी सेल से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर दे, जो बचा हुआ पार्ट है सब मिला जुला के क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट है और दूसरी तरफ हमारा टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को क्या करा, जोड़ दिया, किसकी मदद से, पेग की मदद से। पेग का मतलब क्या है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, या सोडियम नाइट्रेट से भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पेग की मदद से मैंने क्या किया, टोमेटो का पोटैटो का दोनों का यहाँ पे मैंने प्रोटोप्लास्ट को एकदम फ्यूज़ करा दिया। फ्यूज़ करा के मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक दूसरा, एक बोल सकती हूँ एक नया प्रोटोप्लास्ट, या बोल सकती हूँ एक हाइब्रिड बना दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि मैंने ऐसे सेल लिए हैं जो क्या है, सोमैटिक है, ठीक है, नॉट द जर्म सेल, ये सोमैटिक है। और जो बना हुआ पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोमैटिक हाइब्रिड, दिस इज सोमैटिक हाइब्रिड बोल सकते हैं या फिर साइब्रिड बोल सकते हैं, ठीक है। किसकी मदद से मैंने जोड़ा है, पेग की मदद से, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल की मदद से। बट अनफॉर्चुनेटली साइंटिस्ट भी फेल हो गए, ठीक है। वो चाहते थे कि एक ऐसा पौधा बनाए कि जमीन के अंदर क्या हो सके, आलू उगे और जमीन के बाहर स्टेम पे क्या लगे, टमाटर लगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, बट वो कोशिश तो की है। उन्होंने क्या किया, एक तरफ पोटैटो का एक तरफ टोमेटो का सेल उठाया, ठीक है। पहले उनके सेल वॉल को डाइजेस्ट करा दिया, किसकी मदद से, सेलुलोज नाम के एंजाइम की मदद से उन्होंने डाइजेस्ट कराया। जो बचा हुआ पार्ट है, सेल माइनस सेल वॉल क्या बोलते हैं, उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को क्या किया, फ्यूज कराया, ठीक है। उनको मिक्स करके एक दूसरा सेल बनाया, बोल सकते हैं एक हाइब्रिड बनाया, जिसे हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। किसकी मदद से कराया, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल की मदद से कराया, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली सारे कैरेक्टर्स नहीं आ पाए जो कि कॉमर्शियली प्रोडक्ट में हम उसे बेच नहीं सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड अ सिंगल सेल फ्रॉम द प्लांट एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव एबल टू आइसोलेट द नेक्ड प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक सेल प्लांट्स के निकाले, ठीक है। एक टोमेटो का सेल निकाला, एक तरफ पोटैटो का निकाला। सेल को निकालने के बाद उनके सेल वॉल को डाइजेस्ट कराया, उसको तोड़ा, किसकी वजह से करा पाए, डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि सेलुलोज है, ठीक है। फिर देखा कि जो सेल माइनस सेल वॉल होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो अब देख रहे हैं टोमेटो और पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट बन के तैयार हो गया है। Isolated protoplast from 2 different variety of plant, each having desirable character, can be fused to get a hybrid protoplast which can further grown to form a new plant. This hybrid is called somatic hybrid while the process is called somatic hybridization, ठीक है।
उन्होंने क्या किया, जो प्रोटोप्लास्ट थे दोनों ही प्लांट वैरायटी के उनको उठाया, क्योंकि उनके पास क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर है, वही हमें डिजायरेबल कैरेक्टर एक ही प्लांट में चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को उठाया और उनको फ्यूज कर दिया। किसकी मदद से किया, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट याद रखिएगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल की मदद से किया है। उनको एक करके एक क्या बना दिया, एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना दिया, ठीक है। ये क्या बना दिया उन्होंने, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना दिए, एंड देन उसको ग्रोन कराया लेबोरेटरी में, वही सेम टिश्यू कल्चर की तरह उन्होंने ग्रोन कराया और एक छोटा सा प्लांटेड बना लिया। और ये जो प्लांट है ये क्या है, हाइब्रिड है, किसका, टमाटो पोटैटो दोनों का मिला हुआ यहाँ पे कैरेक्टर वो चाहते थे कि इस हाइब्रिड में दिखे, इसे उन्होंने इसको क्या बोला है, सोमैटिक हाइब्रिड, और जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू वो समझाना चाहते हैं, इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद द पोटैटो, देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग द टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आप सोचिए, अगर आपने टमाटर का एक सेल उठाया, ठीक है, और एक तरफ आपने पोटैटो का, आलू का एक सेल उठाया, आपने उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करा के उसके दोनों प्रोटोप्लास्ट को क्या कराया, पोटैटो को टोमेटो का, दोनों का प्रोटोप्लास्ट क्या किया, फ्यूज करके एक यहाँ पे बोल सकते हैं हाइब्रिड, या बोल सकते हैं यहाँ पे आपने क्या किया, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना लिया, एंड देन आपको उसको आपने टिश्यू कल्चर की मदद से छोटे सा उसका प्लांट बना लिया, एंड देन उसको ग्रोन कराया। क्यों, आपकी इच्छा यही है कि आप एक ऐसा पौधा बनाए जो जमीन में आलू उगाए, ठीक है, उसमें से आलू निकले और जमीन के ऊपर वहाँ टमाटर लगे रहे। आप यही कैरेक्टर देख के ये कर रहे हैं, ठीक है। वेल दिस हैज बीन अचीव रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो, ठीक है। आप इसको क्या बोलेंगे, पोमैटो भी बोलेंगे, क्योंकि आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, और ऐसा होगा भी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाता। देखिए, दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। लेकिन ऐसा तो किया गया था, टोमेटो पोटैटो के साथ ऐसा किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों कैरेक्टर नहीं दिखे। क्या पता कुछ ऐसे प्लांट थे जो आलू ही दे रहे थे, क्या पता कुछ ऐसे प्लांट थे जो टमाटर ही दे रहे थे, कोई एक ही यहाँ पे कैरेक्टर शो हो पा रहा था, इसलिए हम इसे कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए नहीं इस्तेमाल कर सके, ठीक है। आगे देखते हैं, इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेनेटिक्स कैन बी शो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड। बोला गया है कि क्या कोई और दूसरा रास्ता है जिससे फार्मर क्या करे, जेनेटिक्स में चेंज करके, जीन में चेंज करके अपने डिजायरेबल कैरेक्टर को ऑब्टेन कर सके, उसकी यील्ड कर सके क्रॉप में, ठीक है। यस, देयर इज अल्टरनेट वे है, क्या है, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर बोल सकते हैं आप ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। फिर आप अपने प्लांट में इसको डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी यील्डिंग बढ़ सकती है। देखिए यहाँ पे, इज देयर इज अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट आर रिड्यूस। हाँ, यहाँ पर एक रास्ता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो फर्टिलाइजर है, जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में, उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। जो भी वो खा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं केमिकल उसके बॉडी में जा रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे पोल्यूशन भी हो रही है, इससे इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे है, क्या है, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर, केमिकल, इस पर हम इसको कम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा चीज़, हमारा इन्वायरमेंट में क्या होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, plant, bacteria, fungi and animal whose gene have been altered by the manipulation is called the genetically modified organism, GMO। बोला गया है कि चाहे वो प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल हो गया, अगर हम उसके जीन में चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ताकि मैं अपना डिजायरेबल जीन उसमें डाल सकूं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैंने क्या किया, उसके जीन में उसके क्या किया, मैंने मैनिपुलेट किया, मैंने चेंज किया है, ठीक है। जीएम प्लांट का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूज सक्सेसफुल इन मेनी वे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जो जीएम प्लांट है, जो ऐसे प्लांट जिनके जीन में क्या किया गया है, चेंजेस किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है, आप उसमें छेड़खानी कर चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, तो अब आप जीएम प्लांट को डिफरेंट वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज, यहाँ पे देखें जीन में मॉडिफिकेशन किया गया है क्रॉप के प्लांट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट एंड हीट, ठीक है। आप ऐसा क्रॉप बनाइए जो कि चाहे बारिश नहीं हो रही है, एकदम ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है, चाहे बहुत ठंड है, चाहे बहुत ही ज़्यादा सैलिनिटी है सॉइल के अंदर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट है, तो उस तापमान में, इस डिफरेंट टेम्परेचर वेदर में क्या कर सके, अपना आपका जो क्रॉप है वो स्टैंड कर सके, खराब ना हो सके। तो मुझे इस तरीके से अपने प्लांट को क्या करना है, टॉलरेट कराना है एबायोटिक स्ट्रेस को, ठीक है। दूसरा क्या है, रिड्यूस द रिलायंस ऑन अ केमिकल पेस्टिसाइड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है। मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं अपने प्लांट को
इस तरीके से बदलूं कि वो क्या हो सके, पेस्ट रेजिस्टेंट हो सके, डिजीज रेजिस्टेंट हो सके। मैं जिसे पहले क्या करती थी, बाहर से पेस्टिसाइड केमिकल्स वगैरह छिड़कती थी ताकि पेस्ट मरे, लेकिन मैं प्लांट को ही इस तरीके से चेंज कर दूं ताकि जो भी पेस्ट उसको खाए वो खुद मर जाए। ठीक है, इससे क्या हुआ, मैं जो केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रही थी अब मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। थर्ड क्या है, हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो जीएम प्लांट होते हैं ये क्या कर सकते हैं, जब आप हार्वेस्टिंग कर लिए, मान लीजिए आपके पास टमाटर है, ठीक है, सपोज करिए आपने टमाटर की खेती की, टमाटर एक साथ पक चुके हैं, आप उठाएं इसको और आपने मार्केटिंग के लिए कहीं दूसरे शहर में भेज दिया, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या होगा, ये टमाटर क्या होंगे, धीरे धीरे घुलने लगेंगे, मतलब खराब होने लगेंगे। तो आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपका टमाटर मार्केटिंग होने के लिए भी कम से कम टाइट रहे। ठीक है, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे जीन लाएंगे जिससे क्या होगा कि आपने अपना फ्रूट या आपने जो भी अपना प्रोडक्ट है उसको क्रॉप से लिया और आप उसको जहाँ कहीं मार्केटिंग करने भेज रहे हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से वहाँ पे एकदम सेफली वैसे कि वैसे पड़ा रहे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस था वो भी बच जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूजेस बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर ऐसा सॉइल है जहाँ पे मिनरल्स बहुत कम है तो आप अपने क्रॉप को इस तरीके से बनाइए कि वो कम मिनरल में भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम मिनरल मिल रहा है तो वो आगे सही से डेवलप ही नहीं कर पाए, इल्डिंग कम हो गई। तो आप अपने प्लांट को इतना अच्छा बनाइए जेनेटिकली मॉडिफाई करके कि वो कम मिनरल मिल रहा है सॉइल में, तब भी वो क्या कर रहा है, अपने क्रॉप का इल्डिंग वैसे ही दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ, इनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, एग्जाम्पल गोल्डन राइस दैट इज विटामिन ए इन रिच राइस। ठीक है, एक ऐसा राइस बनाया गया जिसके अंदर बीटा कैरोटीन जीन को डाला गया, बीटा कैरोटीन जीन को डाला गया, कहाँ से निकाला गया है, डैफोडिल से निकाला जा सकता है। इवन कैरेट, जो गाजर हम खाते हैं उसमें भी बीटा कैरोटीन भर भर के पड़ा होता है। मैं उस जीन को निकाल के अपने राइस के अंदर डाल दूं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इस राइस के पास क्या इफिशियंसी आ जाएगी, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर विटामिन ए आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस बोलते हैं। और ये विटामिन ए किसको क्योर करता है, या बोल सकते हैं किसकी कमी की वजह से होता है, हम बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखता नहीं, इसे बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, जिसके पास विटामिन ए की कमी हो जाती है जिसकी बॉडी में, उसको रात में थोड़ा कम दिखता है, उसे बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, आगे देखते हैं। In addition to these uses, GM has been used to create a tailor-made plant to supply alternative resources to industry in the form of starch, fuel and pharmaceuticals। बोला गया है कि हम अपने मन से जीन को चेंज करके इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना रहे हैं, जैसे कि हम किसी टेलर को अपना कपड़ा सिलने के लिए देते हैं कि अपने मन चाहे जिस तरीके से कटिंग करे, चाहे जो डिज़ाइन में कपड़ा बनवाए, उसी तरीके से हम जीन में चेंज करके अपने प्लांट को अपने अकॉर्डिंग, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज के लिए किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में हो सकता है, फ्यूल के फॉर्म में हो सकता है, पैरामेटिकल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। Some of the application of biotechnology in agriculture that you will be study in detail are the production of pest resistant plant। ठीक है, आप और भी एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, कि अभी आपने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो क्रॉप की यील्डिंग है, जो प्रोडक्शन है फूड की, उसको बढ़ा रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका ऐसा प्लांट हो जिसके अंदर जो बीमारी लग रही है उसके अगेंस्ट वो क्या हो सके, रेजिस्टेंट हो सके। ठीक है, उस इंसेक्ट या उस पेस्ट के अगेंस्ट उसके अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंट रहेगी, जब भी वो पेस्ट खाने आए खुद मर जाए, हमें केमिकल का भी इस्तेमाल ना करना पड़े। ठीक है, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, जिससे क्या हो सके, जब हम अपना प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो पेस्टिसाइड पे जो डिपेंडेंसी थी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में बीटी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया एक बीटी टॉक्सिन है, एक ऐसा जहर है, ठीक है, इंसेक्ट्स के लिए, इस बैक्टीरिया के लिए कोई जहर नहीं है। ठीक है, इंसेक्ट्स के लिए जो बीटी टॉक्सिन एक ऐसा जहर है उनके गले में जाएगा, मिड गट में जाएगा, बाइंड करेगा एंड देन उन्हें मार देगा। ठीक है, हम लोग अभी आगे प्रोसीजर पढ़ेंगे कि जो बीटी टॉक्सिन है इसको कहाँ से निकाला जा रहा है, एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ठीक है, उससे हम निकाल रहे हैं और इसी टॉक्सिन की मदद से हम बहुत सारे पेस्ट को मार रहे हैं। BT toxin gene has been cloned from the bacteria and expressed in plant to provide the resistance to insect without the need of insecticide, in effect created a biopesticide। बोला गया है कि जो BT टॉक्सिन जीन है इसको क्या कर रहे हैं, हम कहाँ से निकाल रहे हैं, बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं, देन इसको क्लोनिंग कर रहे हैं। क्लोनिंग का मतलब क्या है कि हम इसको ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर ही क्या कर रहे हैं, क्लोनिंग कर पा रहे हैं एंड देन इसको उठा के, इस जीन को उठा के कहाँ लेके जा रहे हैं, प्लांट के अंदर डाल रहे हैं, ताकि जो हमारा जो प्लांट है ये, ठीक है,
है, जिसको जिस इंसेक्ट से प्रॉब्लम थी, जिस इंसेक्ट की वजह से इसके अंदर बीमारी हो रही थी, पेस्ट की वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही थी, अब उसके अगेंस्ट वो क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, जिसकी वजह से अब हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बायोपेस्टिसाइड। जो भी हमने इस प्लांट के अंदर ये जीन डाल दिया एक स्पेसिफिक पेस्ट के लिए, वो क्या हो गया, ये हो गया बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, कुछ ऐसे प्लांट के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन डाल दिए गए हैं उनके स्पेसिफिक पेस्ट के लिए, ताकि जो उनका पेस्ट लगे उनके ऊपर जो बीमारी कॉज करने वाला था, अब वो क्या करे, इन्हीं को खाए और खुद मर जाए। यहाँ पे हमें केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और हमारा पेस्ट भी अब दूर है और हमारी यील्डिंग भी अब अच्छी हो रही है। ठीक, तो जैसे हो गया कॉटन के अंदर डाला है, कॉर्न के अंदर हो गया राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। ठीक है, आगे देखते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का मतलब क्या है कि ऐसा कॉटन का प्लांट जिसके अंदर हमने बीटी टॉक्सिन जीन डाल दी है। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या है, कॉटन एक नॉर्मल पौधा है, जैसे कपास खेती होती है, वहाँ पे क्या होता था, कुछ इंसेक्ट थे ना जो कपास के बोल सकते हैं, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया जो यहाँ पे कपास के बॉल्स हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से कॉटन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब इससे चाहते हैं छुटकारा पाना, क्यों, क्योंकि इससे यील्डिंग कम हो रही है, तो हम चाहते हैं इससे छुटकारा पाना। तो हमने क्या किया, एक ऐसा कॉटन का प्लांट उठाया, उसके अंदर बीटी टॉक्सिन जीन डाल के उसको रेजिस्टेंट बना दिया। ठीक है, और ये सक्सेसफुली काम कर गया। तो जितने भी कॉटन हुए, अब हम उसको क्या करें, बीटी रजिस्टेंट, यहाँ पे बोल सकते हैं बीटी टॉक्सिन से उसको रजिस्टेंट बना रहे हैं, ताकि जो ये पेस्ट है इसको खाएं और खुद मर जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन जीन है ये जहरीले हैं, ये बहुत ही बोल सकते हैं खराब है, किनके लिए, इंसेक्ट्स के लिए, बट जिससे ये निकला है जिस बैक्टीरिया से, उसके लिए कोई हार्मफुल नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सम स्ट्रेन ऑफ द बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस produces the protein that kill the certain insects such as the lepidopteran, जिसको बोलते हैं टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म। यहाँ पे बोला गया क्लियोपेट्रॉन, जिसमें आते हैं बीटल्स, एंड डाइपेट्रॉन दैट इज फ्लाई एंड मॉस्किटो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि कुछ जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया की जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, इससे कुछ प्रोटीन निकाले गए हैं। ठीक है, वही टॉक्सिन, वही जहर, वो प्रोटीन को निकाला गया है और ये कुछ इंसेक्ट्स को मारते हैं। अगर बोल सकते हैं कि हमारा जो किंगडम है एनिमिलिया है, फाइलम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, उसमें क्या होते हैं, 3 ऑर्डर दिए गए हैं, दैट इज ऑर्डर। पहला ऑर्डर क्या है, लिपेडोपेट्रॉन। ठीक है, उसमें कौन कौन आता है, यहाँ पे टोबैको बर्डवर्म हो गया और आर्मी वर्म हो गया, इनको मारने के लिए। देन हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर, जिसमें आता है कोलियोपेट्रॉन, जिसके अंदर कौन आते हैं, यहाँ पे बीटल्स, एंड डाइपेट्रॉन के अंदर कौन आएंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो। इनको मारने के लिए हमने क्या किया है, कुछ स्ट्रेन से, जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस कुछ स्ट्रेन से मैंने वो प्रोटीन निकाला है ताकि इन इंसेक्ट्स को मार सकूं। ठीक है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस फॉर्म अ प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज इन दियर ग्रोथ। ठीक है, होता क्या है कि जो बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करता है तो इसके बॉडी के अंदर एक प्रोटीन का क्रिस्टल बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्राइजिन बोलेंगे, क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्म में होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है छोटी सी, उसी के अंदर ये देखिए क्रिस्टल के फॉर्म में बैक्टीरिया बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, क्रिस्टल बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो क्रिस्टल है, ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, ये हमारे बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर ये प्रो फॉर्म में है, मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे, These crystal contain a toxic insecticidal protein। ये जो क्रिस्टल है, जो बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के टाइम धीरे धीरे क्रिस्टल को बड़ा कर रहा है, जो प्रोटीन क्रिस्टल, इसके अंदर जहर है, किसके लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए प्रोटीन भरे हुए हैं। ठीक है, वाई डज दिस टॉक्सिन डू नॉट किल द बैक्टीरिया। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों ये जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है, इसके अंदर ऑलरेडी ये टॉक्सिन है, ये क्रिस्टल प्रेजेंट है, ये प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये इस बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रहा है, क्यों जाके किसी इंसेक्ट्स को मारेगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली आंसर दिया गया, एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस the insect ingest the inactive toxin, it converted into the active form of the toxin due to the alkaline pH of the gut which solubilize the crystal। बोला गया है कि जब बैक्टीरिया के अंदर यही सेम क्रिस्टल रहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट क्यों, क्योंकि उसका रीज़न ये दिया गया है कि जो बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट हो रही है वो कैसा है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है। ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जैसे ही किसी इंसेक्ट ने इसको खा लिया, ठीक है, अंदर ले लिया, तो ये जो हमारा टॉक्सिन है, जो प्रोटॉक्सिन, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मिड गट का, जो इंसेक्ट का जो मिड गट है, उसका जो पीएच है कैसा, अल्कलाइन पीएच है। तो अल्कलाइन पीएच में ये जो बोल सकते हैं प्रोटॉक्सिन, जो हमारा प्रोटॉक्सिन है, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। कब हुआ, जब यहाँ पे हम बोल सकते हैं पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अल्कलाइन पीएच में ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जो हमारा प्रोटॉक्सिन था, अब ये क्या हो गया, एक्टिव टॉक्सिन हो गया।
कब? जब पीएच क्या हो जाए? अल्कलाइन हो जाए, 7 से ज़्यादा हो जाए। तो जब इंसेक्ट इसको क्या करता है? खा लेता है, अंदर ले लेता है, तो यही जो प्रोटॉक्सिन है उसके गट में जाके, उसके मिड गट में जाके, जिसका पीएच बोल सकते हैं अल्कलाइन है, वहाँ पे ये क्रिस्टल सोलबलाइज होने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है? घुलने लगता है। देन क्या होता है? देखिए, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ द मिड गट epithelium cell and create the pore that causes the cell swelling and lysis and eventually cause the death of the insect। इससे क्या होगा कि जब यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है सोलबलाइज होगा और ये क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा जो उसके मिड गट के सरफेस इपिथेलियम सेल्स है, वहाँ पे छोटे छोटे होल कर देगा, पोर्स कर देगा, पानी अंदर जाएगा, ये सेल फूलेगा और देन ब्लास्ट होने लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये देखिए। सपोज करिए ये क्या है? किसी इंसेक्ट का ये मिड गट है। ठीक है, मिड गट का मतलब यहाँ पे ही क्या होना था? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह होना था। ठीक है, ये क्या है? उसकी इपिथेलियम सेल है। ठीक, अब यहाँ पे वो टॉक्सिन जीन आया। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो टॉक्सिन क्रिस्टल आया। यहाँ का पीएच क्या है? 7 से ज़्यादा है, मिस अल्कलाइन पीएच। ये क्या होने लगा? सोलबलाइज होने लगा, घुलने लगा। अब घुलने के बाद ये क्या करेगा? यहाँ पे जो मिड गट है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये क्या है? मिड गट है। मिड गट के जो इपिथेलियम टिश्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मिड गट के इपिथेलियम टिश्यू हैं, ठीक है, या इपिथेलियम सेल हैं, इनमें क्या करेगा? यही जो हमारा जो क्रिस्टल है जो सोलबलाइज हुआ, ये क्या करेगा? बाइंड करके यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देगा। जब ये पोर्स क्रिएट यहाँ पे कर देगा तो अब क्या होगा? जो पानी है, ठीक है, जो पानी है वो ईजिली क्या होगा? यहाँ पे चला जाएगा और जिससे क्या होगा? ये सेल फुल के बस्ट होने लगेंगे और लास्ट में क्या होगा? इस इंसेक्ट को भूख की वजह से, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको खाना सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, उसकी वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे यही है कि जो ये टॉक्सिन जीन है ना, ये हमारे बैक्टीरिया के अंदर बोल सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में है, इसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको खाएगा, अंदर जाएगा, उसके मिड गट के यहाँ पे पीएच की वजह से, अल्कलाइन पीएच की वजह से यही जो क्रिस्टल है वो क्या होगा? सोलबलाइज हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, घुलने के बाद क्या करेगा? जो मिड गट की इपिथेलियम सेल है या टिश्यू है, उनमें छोटे छोटे पोर्स कर देगा, जिसकी वजह से वो पोर्स होने की वजह से सेल क्या हो जाएंगे? स्वेलिंग हो जाएंगे, लास्ट में लिसिस हो जाएगा, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे एंड देन इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। यही प्रोसीजर होता है। आगे देखते हैं, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम द बेसल थ्यूरोजेनेसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन। बोला गया है कि स्पेसिफिक, हर एक पेस्ट का अपना स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन है, जो कि कहाँ से निकाला जा रहा है? डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बेसल थ्यूरोजेनेसिस। ठीक है, इनके अलग अलग स्ट्रेन से अलग अलग यहाँ पे बोल सकते हैं स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन निकलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिया गया है कॉटन का, देखिए यहाँ पे द चॉइस ऑफ जीन। ठीक है, जीन की जो चॉइस है कि किस टाइप का जीन आपको डालना है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द क्रॉप, कि कौन सी फसल है, एंड द टारगेट पेस्ट। ठीक है, कौन सा पेस्ट लग रहा है यहाँ पे, कौन सा पेस्ट है, कौन सा इंसेक्ट इन्हें खराब कर रहा है, कौन सा क्रॉप है, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का बीटी टॉक्सिन जीन इंट्रोड्यूस करें प्लांट में। एज द मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर द इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, जो हमारे ज़्यादा करके बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं। ठीक है, ये बीटी टॉक्सिन निकाला जाता है हमारे बेसल थ्यूरोजेनेसिस से, ये बहुत ही ज़्यादा इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप के होते हैं। मतलब कि इस इंसेक्ट को मारने वाला यही बीटी टॉक्सिन जीन जाएगा प्लांट में, इस पेस्ट को मारने के लिए ये वाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमें जीन को चूज़ करना है कि हम किस जीन को इंट्रोड्यूस करें प्लांट में, तो आपको डिपेंड करता है दो चीज़ से। पहला कि आपका क्रॉप कौन सा है, फसल कौन सी है, दूसरा कि कौन से टारगेट पेस्ट को मारना है। ठीक है, ये जो पेस्ट है ये कौन सा है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो आपका जो ज़्यादातर बीटी टॉक्सिन जीन होता है वो इंसेक्ट ग्रुप के स्पेसिफिक होता है कि इस इंसेक्ट के लिए ये बीटी टॉक्सिन जीन चाहिए, एक स्पेसिफिक जाएगा। ठीक है, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन दैट इज क्राई फर्स्ट एसी नेम्ड क्राई। ठीक है, जो हमारा टॉक्सिन है ये किस जीन से यहाँ पे कोड किया जाता है? जो ये टॉक्सिन है दिस इज टाइप ऑफ प्रोटीन, तो ये कोई तो इस प्रोटीन को बना रहा है, प्रोटीन को बनाने वाला कोई जीन होगा जिसका नाम है क्राई फर्स्ट एसी। इसको हम नॉर्मली क्राई बोल सकते हैं। क्यों क्राई बोल रहे हैं? नॉट फॉर क्राई, इट्स ओनली फॉर क्रिस्टल के फॉर्म में, इसलिए इसको क्राई बोलते हैं। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ देम। For example, the protein encoded by the gene cry1st and cry2ab control the cotton bollworm। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे कपास की खेती है उसमें कॉटन बॉलवर्म लग रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा कॉटन की इल्डिंग क्या हो रही है? कम हो रही है, तो मुझे कंट्रोल करने के लिए मुझे दो टॉक्सिन की जरूरत पड़ेगी, दो यहाँ पे बीटी टॉक्सिन जीन की जरूरत पड़ेगी। कौन? cry1st एंड cry2ab। ये क्या करेंगे? मैं इसको प्लांट में डाल दूंगी इस टॉक्सिन जीन को, जिसकी वजह से जब भी ये कॉटन बॉलवर्म आएंगे उसे खाने,
ऑलरेडी ये हमारा जो प्लांट है ये क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो चुका है बॉलवॉर्म के लिए। तो अब जब ये आएंगे खाने, सेम वही होगा कि इंसेक्ट के मिड गट में जाकर यही टॉक्सिन सॉल्बलाइज होगा, क्योंकि वहाँ का पीएच कैसा है, अल्कालाइन है, जिसकी वजह से ये सॉल्बलाइज होगा और उसके मिड गट के जो एपिथेलियम टिश्यू है इनमें क्या होगा, छोटे छोटे पोर्स कर देंगे। देन ये जो सेल हैं एपिथेलियम के वो आगे चल के स्वेलिंग होंगे एंड देन बस्ट हो जाएंगे और लास्टली हमारा जो ये बोल सकते हैं कॉटन बॉलवॉर्म है इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, दैट ऑफ द क्राई फर्स्ट कंट्रोल द कॉर्न बोअर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉटन में हमें छुटकारा चाहिए उसके कीड़े से, उसके पेस्ट से, तो मुझे कौन सा जीन डालना पड़ेगा, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी, लेकिन मैं चाहती हूँ कॉर्न, मेरे भुट्टा, ठीक है, मेज की खेती में, ठीक है, तो उसको मैं बोल सकती हूँ कॉर्न बोअर से। इस इंसेक्ट से मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे क्राई फर्स्ट एबी डालना पड़ेगा। इस टॉक्सिन जीन को मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कॉर्न के प्लांट में, जिसकी वजह से जब कॉर्न बोअर आए उसे खाए, उसके मिडगड में ये सेम टॉक्सिन जाके एक्टिव बन जाए। क्यों, क्योंकि वहाँ का अल्कलाइन पीएच है और एक्टिव होने के बाद ये सॉल्बलाइज हो जाए और जो एपिथेलियम के जो बोल सकते हैं मिड गट के एपिथेलियम टिश्यू है उनमें पोर्स कर दे एंड देन उसको बाद में स्वेलिंग होने के बाद लिसिस हो जाए, बास्ट हो जाए और हमारा कॉर्न बोअर हो गया चाहे कॉटन बॉलवर्म हो गया, इनसे छुटकारा मिल जाएगा अपने स्पेसिफिक क्रॉप में। ठीक है, आगे देखते हैं डायग्राम। देखिए यहाँ पे कॉटन बॉल है, ठीक है, ये क्या है, कॉटन का बॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये कॉटन के बॉल हैं। यहाँ पे ये देखिए कॉटन, ये मेच्योर कॉटन ये बन चुका है, लेकिन जो ये इस बॉल से कॉटन बनने वाले, अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बोल सकते हैं इंसेक्ट इनके पेस्ट लग के इनको खराब कर दिया। अब आगे इस तरीके से मेच्योर कॉटन नहीं बन पाएंगे, डिस्ट्रॉय बाई कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, इस कॉटन बॉलवॉर्म से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉटन के प्लांट में इनके अगेंस्ट टॉक्सिन जीन लाना पड़ेगा, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब हमारा जो कॉटन होगा वो कैसा होगा, बीटी कॉटन हो जाएगा, मीन्स टॉक्सिन से भरा हुआ कॉटन हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम ये बॉलवॉर्म आएगा इन्हें परेशान करने, इन्हें खराब करने, तो खुद मर जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार मैंने क्या किया है, कॉटन के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन डाला है, जिसकी वजह से अब हमारे जो बॉलवॉर्म है, जो पेस्ट लग रहे हैं हमारे बोल सकते हैं कॉटन के ऊपर, वो खत्म हो जाएंगे और हमारे कॉटन की यील्डिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बोला गया है इस कॉटन बॉल का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि ये जो कॉटन बॉल है यहाँ पे ये खराब हो चुके हैं, किसके द्वारा, बॉलवॉर्म के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे एक फुल्ली मेच्योर कॉटन बॉलवॉर्म बॉल दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। मैं एक ऐसा प्लांट बनाती हूँ कि प्लांट में क्या होता है, बाहर से पेस्ट लग जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट की यील्डिंग कम हो जा रही है। तो मैं इस प्लांट के अंदर क्या कर सकूँ, इस पेस्ट के अगेंस्ट क्या कर सकूँ, रेजिस्टेंट जीन डाल दूँ, ताकि ये प्लांट के ऊपर जब भी ये पेस्ट लगे तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में। सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट अ वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। बोला गया है कि बहुत सारे नेमेटोड्स होते हैं, बहुत सारे बोल सकते हैं राउंड वॉर्म हैं। ठीक है, एस्केलमेंथिस के मेंबर है जो क्या है, पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं, प्लांट और एनिमल में, ह्यूमन में भी। ठीक है, अ नेमेटोड जिसका नाम है क्या, मेलेनोगाइनी इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट एंड कॉजेज द ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड। ठीक है, एक ऐसा निमेटोड है जिसका नाम क्या है, मेलेनोगाइनी इनकॉग्निशिया। ये क्या करता है, टोबैको प्लांट का, तंबाकू का जो पौधा है उसके रूट में क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। मान लीजिए टोबैको प्लांट है, सपोज करिए, इसके रूट में, इसके जो रूट है यहाँ पे क्या कर रहा है, बीमारी कॉज कर रहा है। कौन है ये, देखिए यहाँ पे जो पैरासाइट है क्या नाम है, मेलेनोगाइनी इनकॉग्निशिया। ये क्या करता है, टोबैको प्लांट के रूट में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो टोबैको प्लांट की यील्डिंग है, ठीक है, इस क्रॉप की जो यील्डिंग है वो कम हो जाती है। A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference. ठीक है, एक तरकीब अपनाया गया कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जाए, जो यहाँ पे मेलेनोगाइनी इनकॉग्निशिया बीमारी कॉज कर रही है टोबैको प्लांट के रूट में। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे क्या एक प्रोसेस अपनाया गया, RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, RNAi। ठीक है, RNAi या बोल सकते हैं RNA इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ठीक है, जो RNA इंटरफेरेंस होता है सारे यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि उसको सेलुलर डिफेंस प्रोवाइड कर सके। दिस मेथड इन्वॉल्व अ साइलेंसिंग ऑफ M specific mRNA due to the complementary double stranded RNA molecule that bind to and prevent the translation of mRNA silencing। ये जो मेथड होता है इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक जो ये बोल सकते हैं mRNA है उसको साइलेंस करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री RNA दे देते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही स्पेसिफिक mRNA और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री RNA दोनों क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से अब हमारा जो mRNA है या बोल सकते जो RNA है अब
कोई भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आरएनए का एक ही स्ट्रैंड क्या करता है, एक ही स्ट्रैंड बनता है और वही ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड बन जाए और दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाएगा।